हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, कुछ भी नहीं है साइटोस्केलेटन। इट इज़ वेरी इजी। जितने भी माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स बोले हम, या फिर हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि पूरी सेल को क्या देते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम सारे जितने सेल ऑर्गेनल्स हमने अभी तक के कंप्लीट किए हैं उसका एक क्विक रिवीजन लेने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। बाकी आपको खुद नोट्स बना के रिवीजन तो करना ही है, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसका एक रिवीजन ले लें तो वो अलग बात हो जाती है, उसका इम्पैक्ट दिमाग में अलग पड़ता है। ठीक, अब चलिए मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको एक बार साइटोस्केलेटन फिर से बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है, बहुत इजी है। साइटोस्केलेटन का मतलब है जो ऐसी चीज़ जो कि सेल को स्ट्रक्चर और शेप मेंटेन करने में मदद करती है या उसको स्ट्रक्चर और शेप देती है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारा साइटोप्लाज्म था। ठीक है, मैं न्यूक्लियस नहीं बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या थे, इसको हमने बोला माइक्रो फिलामेंट। ठीक, ये हो गया हमारा माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ये हो गए माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमको कुछ ऐसे फिलामेंट दिखाई दिए जिसको हमने बोला इंटरमीडिएट। आई फिलामेंट लिख रही हूँ, समझ जाना, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये डायग्राम में भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली मिला के हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, शादी का जो मंडप लगता है ना, है ना, तो जो ऐसे पूरे हम वहाँ पे क्या खड़ा करते हैं, कई जगह गांव में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी लकड़ी रहती है ना, तो उसके थ्रू या टेंट लगते हैं, है ना। तो जो स्टैंड रहता है, स्टैंड है, स्टैंड ने पूरी तरीके से क्या करके रखा है, पूरा जो मंडप है उसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना के रखा है। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा हुआ तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बदल जाएगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे इसमें अगर थोड़े बहुत ये चेंजेस करता क्यों है, ताकि सेल अपना शेप चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू द वॉट प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। कौन सी प्रोसीजर चल रही है, कैसे सेल को काम करना है, उस समय उसको कैसा शेप लेने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ में साइटोस्केलेटन जो है वो मदद करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। कलेक्टिवली माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जितने होते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपका पूरा साइटोस्केलेटन। यहाँ पर ये जो वाला जो पार्ट है, ये आपके राइबोसोम हो गए। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन दूंगी जितना हमने अभी तक के पढ़ा है। ठीक, चलिए आ जाइए। अब हम देखते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट किया था। हमने तो सेल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ से पूरा रिवीजन लेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम देखें, लेट मी सिलेक्ट द अनादर कलर। देखिए, आप लोग अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है ना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक, इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या देखा, शॉर्ट में बात करेंगे, इसका पूरा वीडियो है जो कि डला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है और काफ़ी इजी है। ठीक है, हमने देखा, की पॉइंट्स देखते हैं। सेल क्या होती है, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट की बात करें या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल्स की। अब अगर मैं बोलूँ सेल के बारे में, मैंने हिस्ट्री बताई। ठीक है, तो व्हाट इज सेल, सेल क्या है, ये हमको क्लियर हो गया। उसके बाद हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री में हमने ये देखा कि जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने पहली सेल को, मतलब सेल को एक्चुअल में नाम देने वाले कौन है, वो है रॉबर्ट हुक। ठीक,
अब रॉबर्ट हुक ने सिर्फ इतना बताया था कि उनको एक पेड़ की छाल में एक कॉम हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे उनने सेल को नाम दे दिया। लेकिन वो सेल कैसी थी? वो सेल थी डेड सेल। अब हम एंटन वैन ल्यूवेनॉक की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल क्या की थी? डिस्कवर की थी। उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, उन्होंने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था। यहीं पे अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूं तो रॉबर्ट हुक ने ये इंडिकेट बिल्कुल भी नहीं किया था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उस पर्टिकुलर चीज़ें, माइन्यूट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उसको वो नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का इतना एडवांसमेंट नहीं था। अगर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा देखा था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें ये चीज़ जानना बहुत मुश्किल था कि जितने भी माइन्यूट चीज़ें दिख रही हैं सेल के अंदर, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें उनका स्ट्रक्चर। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो हमने बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में पढ़ी थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड जो पकड़ी थी वो थी कौन सी स्लाइड? वो थी सेलुलर ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनल्स। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में ये चीज़ समझाई थी कि हमको कैसे याद रखना है कि सेलुलर ऑर्गन, बात अभी किसकी चल रही है? बात चल रही है यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि सेलुलर ऑर्गन्स तो उसी में ही होते हैं ना। प्रोकैरियोटिक सेल में तो काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, तो बात चल रही है यूकैरियोटिक सेल की। ठीक, ये आपको याद रखना है। मैंने बोला था एक बाउल है, ठीक है, उसमें जो है वो पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आप लेकर आए बहुत सारे खिलौने और इसके अंदर आपने क्या किया? डाल दिया। ठीक है, लेट मी सिलेक्ट द अनदर कलर, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर का व्यू बताया था कि ऊपर का व्यू जो है वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया आपका ऊपर का व्यू, मतलब ये जो बाउल है इसको मैं ऊपर से देख रही हूँ तो ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना लूँ, ठीक है, हमारी यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब मैंने आपको ये बोला था जिस तरीके से ये पानी है वैसे यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये हमने पानी बना दिया। सेल में बना दो तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। ठीक, अब मैंने आपको ये बताया था अलग अलग स्ट्रक्चर के जो चीज़ें, यानी क्या, खिलौने प्रेजेंट हैं, किसके अंदर प्रेजेंट हैं? बाउल के अंदर। इसका मतलब वो वहाँ पे तैर रहे हैं, है ना? तो वो उसको हमने कंसिडर किया था क्या? सेल ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आपकी गोल्जी बॉडी आ जाएगी, यहाँ पे आपके राइबोसोम्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका फंक्शन अलग है, वैसे ही यहाँ पे इनका कलर और स्ट्रक्चर अलग है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि किस तरीके से साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमने सबसे पहला देखा था क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा, मैंने बोला था सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ठीक, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, लेकिन ये मॉडल जो था सिंगर और निकोलसन का, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करती है। हमने इस बारे में डिस्कस किया था। चलिए एक बार एक रिवीजन ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बॉडी को, हमारी सेल को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है, ये हमको पता है। इसमें जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े, हेड था, ठीक, ठीक है, ये हेड था, ये टेल है। हेड कैसा था? हेड आपका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और टेल जो है वो वाटर लविंग नहीं है, इसीलिए उसका जो साइड है वो हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। ठीक, तो टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक, और हेड है हाइड्रोफिलिक, ये हमने देखा। उसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड, मैंने इसको एक नाम दे दिया सिक्योरिटी गार्ड। कैसे याद रखेंगे? क्यों? क्योंकि ये इसकी परमिशन के बिना कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल अंदर बाहर नहीं हो सकता।
सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। वो सिलेक्टिवली परमिएबल इसीलिए है क्योंकि इसकी परमिशन के अकॉर्डिंग ही पूरा सिस्टम चलता है। ये जिसको बोलेगी वही अंदर जा सकता है, बाकी कोई नहीं। जैसे आपके घर के वॉचमैन होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि हाँ आप अंदर जा सकते हो, आप बिल्डिंग में रहते हो, आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई दूसरा आ रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको रोक देंगे। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे ही बिहेव करती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये है कि वो हमको प्रोटेक्शन तो देती ही है। प्रोटेक्शन किस वे में दे रही है? बिहेविंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है हमने पूरा इसको समझा था कि इसमें कैसे जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, कौन कौन से प्रोटीन के नाम हैं। ठीक है, अब जितना मैंने पढ़ाया है मैं सिर्फ उसी का रिवीजन दे रही हूँ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अभी पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से अटेंड करना है। लेकिन सॉरी, लेकिन आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आउटलाइन तैयार हुई है कि नहीं अच्छे से। मुझे ये तो समझ में आना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या एग्जैक्टली। मैं डायरेक्ट डिटेल में घुस जाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब हमने उसके बाद क्या देखा? साइटोप्लाज्म। ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक, साइटोप्लाज्म में हमने ये देखा कि जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जितनी भी चीज़ें, इट इज़ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। किसकी बात हो रही है? साइटोप्लाज्म की। ठीक, साइटोप्लाज्म ये हमारी सेल हो गई, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितने सारे नाम दिए? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अंदर वाला जो फ्लूइड पार्ट है जो कि जेली लाइक है, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स एम्बेडेड हैं, रखे हुए हैं, खिलौने रखे हुए हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था, उसी जेली लाइक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जो कंपाउंड इनिशिएट करते हैं रिएक्शन को विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। कि मैंने दो लोगों में लड़ाई करवा दी, उनके कान भर दिए, लेकिन मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना उनकी लड़ाई में, तो वहां पे उनका चेहरा वेरा सूझ के चेंज हो गया। पहले वो सिंपल, उनका फेस अच्छा था पहले, बाद में उनका फेस क्या हो गया? पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हुई, तो इसको इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। जैसे हमने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। ये मैं बता चुकी हूँ। लड्डू का बनना एनाबॉलिक है और गिर जाना यानी ब्रेक डाउन इज कैटाबॉलिक। क्लियर? नाउ इसके बाद हमने कौन सा वाला पार्ट देखा था? चलिए हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा फेमस इसी नाम से है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर था वो ये था। ठीक, ये इसकी दो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरीके से रहती है। ठीक है, और ये जो फोल्डेड पार्ट रहता है इसको सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक, हमने इसको इसके स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से समझा था। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको बताया था ये होता है सेमी ऑटोनॉमस। ठीक, सेमी ऑटोनॉमस है। क्यों? मैंने बोला न्यूक्लियस के बारे में बात करें। अगर न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है, पूरी तरीके से एक मॉनिटर है क्लास का, कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल दिया कि तुम प्रोटीन बनाओ, माइटोकॉन्ड्रिया को बोल दिया कि तुम एटीपी का फॉर्मेशन करो, एनर्जी बनाओ। लेकिन ये उसकी पूरी बात नहीं सुनता। ठीक है, क्योंकि इसने बोला मेरे पास अपना खुद का डीएनए है, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस। तो पूरी तरीके से वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है या न्यूक्लियस की बात नहीं मानता, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। अब इसके पास इसका खुद का क्या होगा? इसके पास इसका खुद का डीएनए है।
ठीक है। प्लस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसके पास जो राइबोसोम होते हैं वो होते ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, राइबोसोम 70S। तो ये मैंने आपको क्लियर किया था कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे, जैसे 70S तो प्रोकैरियोट में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल ने फैगोसाइटोसिस करके एनग्लव किया, और उसके बाद एक प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके बाद वो एक सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हुई, इसीलिए यहाँ पे सिमिलैरिटी शो करती है कि 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा हेरिडिटरी मटेरियल, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए, क्रोमोसोम सब प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसका कंपोजिशन सेम किसके जैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो डिवाइड कर देती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से साइटोप्लाज्म सेल के अंदर है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। और अगर मैं बात करूं कि चलो बताओ प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस, एक सेकेंड, इसको साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ रही हूँ, इसका मतलब पूरे सेल की कंपोजिशन आ गई ना, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है, वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली पूरी प्रोसीजर, फिर उसके बाद में अगर हम साइटोप्लाज्म पे आ गए तो वहाँ पे पूरे सेल ऑर्गेनल। तो प्रोटोप्लाज्म का एक्चुअल में अगर हम डेफिनेशन बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली पूरा। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये होता है। अब न्यूक्लियस में हमने देखा था न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जिसमें कि पोर्स होते हैं, और न्यूक्लियोलस में क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में हमारा ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जो कि आपको सेल डिवीजन की कोई भी फेज पे अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको मैं बाहर निकालूंगी डीएनए को, तो ये मैंने डीएनए बाहर निकाल दिया। इसके स्पेशल एक सेगमेंट को, सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम बोलते हैं जीन। इतना हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एक और मैंने बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, इसके पास कौन से राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस। इसका स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से देखा था, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। देखिए, हमने सेलुलर ऑर्गेनल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने सेलुलर ऑर्गन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जिसके पास जैकेट नहीं है, एक जिसके पास पतली जैकेट है, और एक जिसके पास बढ़िया मोटी वाली जैकेट है। तो मोटी वाली जैकेट का मतलब डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब पतली जैकेट, और जो बिना जैकेट के है वो कौन सा है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब जैसे किसकी एग्जांपल दे दूं, राइबोसोम। ठीक, ये आपको याद रखना है कि हमने सेलुलर ऑर्गन्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की, तो मैंने इसमें आपको बताया था कुछ ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब ये बंडल ऑफ कॉइन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना, या फिर हम इसको ग्रैनम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हमने अटैच कर दिया दूसरे से, तो इसको हमने बोला क्या, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लेमेले। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका जो ये वाला पार्ट है, जैसे मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है, वैसे इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा। ठीक, ये स्ट्रोमा है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। ठीक, और जो लाइट रिएक्शन है, ये वाले पार्ट मैंने बोला था सिंगल कॉइड, जो कॉइन है उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ठीक, अब थाइलाकॉइड में जो है वो लाइट रिएक्शन होती है, ये आपको याद रखना है। देखो, ये हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम और फोटोसिंथेसिस किस तरीके से बहुत डिटेल में हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि थाइलाकॉइड में किस रीजन में कैसे होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसी की वजह से जो
जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, हम में एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, सेल वॉल का डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस है, डिफरेंसेस है, ठीक। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था। ये भी सेम कंसिडर किया जाता है कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, क्योंकि ये भी पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, बाद में एनग्लव कर ली गई यूकैरियोटिक सेल के थ्रू, और फिर उसके बाद ये भी एक सेल ऑर्गेनल बन गई। अब इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? इसके बाद हमने कौन सा सेल ऑर्गेनल ऑल देखा था? चलिए हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। मैंने बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बच्चे हैं, एक है स्मूथ और दूसरा है रफ। तो एक की जो स्किन है वो बहुत ही मुलायम है ना। एक बच्चे के चेहरे पे पिंपल्स हैं, तो जिसके चेहरे पे पिंपल्स हैं इसका मतलब उसकी सरफेस पे, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। राइबोसोम्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। स्मूथ मतलब यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो, ये हो गई आपकी सेल, ठीक। उसके बाद जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से ऐसे एक्सटेंड होती है, ठीक। ये ठीक। अब यहाँ पर आगे और स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्मूथ है, स्मूथ ईआर लिख रही हूँ मैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये रफ ईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ऐसे छोटे 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 ऐसे दानेदार पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ बीच में आपका न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस का मतलब ये है कि ये बना लेता है प्रोटीन, फिर उसके बाद मॉडिफाई कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसका स्ट्रक्चर हमने बढ़िया तरीके से देखा था, कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं वो आप जाके लगा सकते हो, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा सा गोल्जी बॉडी के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बस यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, किसका? प्रोटीन का। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें ऐसे जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेम एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको सिस्टर ने बोलते हैं। इसमें जो स्पेस होता है उसको ल्यूमिन बोलते हैं। प्लस यहाँ पर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्ट चीज़ हो क्या रही है। पहले प्रोटीन बना, उसके बाद मॉडिफाई कहाँ पे हुआ? गोल्जी बॉडी में हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने राइबोसोम के बारे में देखा। राइबोसोम्स एक्चुअल में दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, ठीक है। एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट। इसका 2/3 पार्ट जो है वो है आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये जो है वो दो सब यूनिट्स हैं, किसकी? ये दो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो आपका जो 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट है वो बना है प्रोटीन से, किसका? राइबोसोम का। राइबोसोम इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो बोल रही हूँ, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इनका भी इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में। देखिए कुछ जो है वो ऑब्वियस सी बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। लेकिन कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है। इनके टाइप्स के बारे में अगर हमने बात की थी तो 80s यूकैरियोटिक में और 70s प्रोकैरियोटिक में। इतना क्लियर है? अब मैंने और क्या बताया था आप लोगों को? मैंने आपको राइबोसोम बता दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया। अब हमारा बच रहा है हाँ, मैंने आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताया था। अभी मैंने क्लोरोप्लास्ट एक्सप्लेन किया तो प्लास्टिड्स में वही आता है, ठीक। चलो अब आप लोगों का बच रहा है, अगर मैं याद करूं तो हम एक बार स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ बच रही होगी तो वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको पीछे करते हैं। साइटोस्केलेटन मैंने बता दिया, ये था, ठीक। माइक्रो बॉडीज, हाँ चलो यहाँ से लेते जाते हैं। माइक्रो बॉडीज का मैंने सिर्फ बहुत ही
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूर वेसिकल ऑर्गेनल्स हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक। प्लस इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इनमें भी आसपास क्या है, लिपिड बायलेयर है, जैसे कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी के जैसा कंपोजिशन है, लिखा भी हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंट्रल कोर जो है, यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम्स एंड प्रोटीन कैन बी विजुअलाइज ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ऑब्वियसली है, रिएक्शन होगी, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबॉडीज का पूरा क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये अभी हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम उसके बारे में जान ले कि कितना क्या कंटेंट हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक। चलो, इसके बाद क्या चीज़ बच गई, गोल्जी बॉडी मैंने बता दिया आपको, ठीक। राइबोसोम मैंने आपको बता दिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक। मैंने आपको बोला था ये जो है, ये वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट के बाद जो है क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम पूरा प्लास्टिड्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रिवीजन हो गया सबका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो गया, और न्यूक्लियस भी मैंने बता दिया, ठीक है। क्रोमोसोम हमने अभी डिस्कस किया, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये याद रखना है कि फ्लूइड वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको साइटोसॉल बोलते हैं, और जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गन्स, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म भी क्लियर हो गया, ठीक, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, मतलब मैंने सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स अभी तक के हमने पढ़े हैं, जितना कंटेंट पढ़ा है, उसका सबका एक क्विक रिवीजन करवा दिया है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है सीलिया एंड फ्लैजेला। ये भी किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आएंगे, ये ऑब्वियसली सेल ऑर्गेनल के अंदर आएंगे, ठीक। तो इसके बारे में पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है। फिर इसको और अच्छे से हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया फाइलम्स जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कितने अलग अलग टाइप में बैक्टीरियाज में किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए GIF लेके आऊँगी, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं, किसकी बात करें, सीलिया और फ्लैजेला, कभी सुना है ये नाम? चलिए, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो, चलो इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले तो, और मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेती हूँ। सीलिया और फ्लैजेला का जो दोनों का फंक्शन है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक। देखो यहाँ क्या लिखा है, एक एक पॉइंट वाइज, जैसे मैंने अभी तक एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है वैसे ही चलेंगे हम। कहीं पे कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताओ, कंफ्यूजन को रख के बढ़ोगे आगे तो फिर प्रॉब्लम जाएगी, ठीक। सीलिया एंड फ्लैजेला आर सेल ऑर्गेनल्स दैट आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफरेंट इन लेंथ। ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाया, ठीक। तो इसका जो ऑब्वियसली इसके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, इसके पास इसकी सेल वॉल भी होती है ना। अब इसमें जो है इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं फ्लैजेलम की, तो ये एक सेल है, इसमें यहाँ पर ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला फ्लैजेला, ठीक। अब देखो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है, थ्रेड लाइक है ना, धागे जैसा, लेकिन क्या हो रहा है, लेंथ का डिफरेंस है, वो लेंथ में कम होते हैं, कौन से, सीलिया, और फ्लैजेला लंबे होते हैं, ठीक। फंक्शन देखो, ए सिमिलर, इनका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब ऐसा कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और कोई भी पर्टिकुलर जगह पे कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको वहाँ से जाना है, तो वो ऐसा मूवमेंट, ये जो है ये मूवमेंट में काम करती हैं, किसके, बैक्टीरिया के, या फिर हम किसी के भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है पैरामीशियम, ये देखिए, ये दिया हुआ है, देखो, सीलिया आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम। अभी इसका डायग्राम देखेंगे। while flagella can be found in bacteria and sperm cells। मैंने बताया बैक्टीरिया, स्पर्म सेल जो है, स्पर्म का तो डायग्राम हमको रटा हुआ है मेरे हिसाब से, 9 से हम देख रहे हैं, तो उसमें भी जो पीछे वाला जो पोर्शन है जो हम टेल कंसीडर कर सकते हैं, तो वो उसको पूरी तरीके से मूवमेंट करवाने में काम करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, ठीक। अब मैं बात करूंगी अगर
सीलिया आर शॉर्टर, ये मैं बोल चुकी हूँ, एंड मोर न्यूमरस दैन फ्लैजेला। ऑब्वियसली देखो ये छोटे हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और ये बोल रहा है मैं तो अकेला ही काफ़ी हूँ, तो इसको ऐसे याद रखो। फ्लैजेला एक ही होता है, बहुत कम इनकी क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया छोटे हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक। सीलिया एंड फ्लैजेला आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल्स फॉर लोकोमोशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर की बात नहीं हो रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमेशा मूवमेंट करने में, मैं बता दिया, लोकोमोशन करने में कौन हेल्प करेगा, सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, अब ऑर्गेनिजम्स विथ सीलिया कैन मूव फास्टर एंड मोर। अब देखो ऐसा समझो, सीलिया है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसके पास ज़्यादा पैर हैं, इसके पास एक ही पैर है, तो ये जल्दी मूव, फास्ट मूव करता है। दोनों के कंपैरिजन में हमको ऐसे याद रखना है कि सीलिया फास्ट मूव करता है और फ्लैजिनम का एज कंपेयर टू सीलिया जो मोशन है वो कम है। ठीक, इसको ऐसे याद रख लो ना, इसके पैर ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये जल्दी जल्दी भाग पाएगा, ऐसे याद रख लो। ठीक, चलो ये क्लियर हुआ। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं। चलो आ जाओ डायग्राम की तरफ। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये क्या है, सीलिया है, यहाँ लिखा हुआ है सीलिया और स्प्लेंडर। देखो इस पे अभी नहीं जाना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। देखो ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ना, देखो अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, थ्रेड लाइक ही है ना, तो इसीलिए हमने बोला कि स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन भी सेम है, क्या काम कर रहा है, मूवमेंट में मदद कर रहा है, लेकिन इनका नंबर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना, इनका नंबर यहाँ पे ज़्यादा है और इसका नंबर तो सिर्फ एक ही है ना। तो ये अभी हमने किसमें पढ़ा, पैरामीशियम, यहाँ पे लिखा हुआ था पिछली वाली स्लाइड में। देखो सीलिया आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म सच एज पैरामीशियम, वो चप्पल वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा, उसको हम चप्पल कंसिडर करते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे धागे जैसे आपको दिखते थे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या, वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो सीलिया है, और वो किस में आएगा, वो सीलिया पैरामीशियम। ठीक है, सीलिया को पैरामीशियम से याद रखेंगे, और फ्लैजिला को आप रिलेट कर सकते हो बैक्टीरिया या स्पर्म सेल से। ठीक, ये यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, देखो ये है ना। तो ये सारा था एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम सीलिया का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, आइए चलिए। Cilia are short hair-like structure present in large number in eukaryotic cells. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैम आपने तो यूनिसेलुलर बोले थे, मल्टी सेलुलर होती है यूकैरियोटिक सेल, तो ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है। देखो ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आपकी क्या हो सकती है, यूनिसेलुलर, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल कैन बी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक, ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सीलिया जो है, ये हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा, एकदम शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर की तरह ऐसे निकले हुए धागे, है ना, और नंबर इनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इनके टाइप्स पे फोकस करेंगे, नॉन मोटाइल एंड मोटाइल। इसका मतलब क्या होता है, द मोटाइल सीलिया आर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब्स। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, वहाँ पर कौन से सीलिया प्रेजेंट है, मोटाइल सीलिया। ठीक, अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से रीजन में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत ही मतलब बोलना चाहिए मेरा फेवरेट पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी, वो पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसको हम जब देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कैसे होता है, तो ये तो सारी चीज़ें वहाँ समझ में आ जाएंगी। अभी ये चीज़ याद रखो कि मोटाइल सीलिया कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, ठीक है, और कहाँ बोल रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बॉडी हमारी बात चल रही है, वेयर दे स्वीप म्यूकस इन द एयरवेज एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। मतलब वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। अगेन वही चीज़ आ गई, यहाँ पर वो म्यूकस को हटाते हुए चलते हैं और मूवमेंट करते हैं किसका, ओवा का, फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है, तो ये क्या अल्टीमेटली इनका फंक्शन क्या निकल के आ रहा है, लोकोमोशन। ठीक, रिस्पेक्टिवली नॉन मोटाइल सीलिया आर नोन एज सेंसरी सीलिया। अब इनको सेंसरी क्यों बोल रहा, प्राइमरी सीलिया। देखो नॉन मोटाइल की बात हो रही है तो उनके दो नाम है, सेंसरी और क्या,
प्राइमरी। दे एक्ट एज सेंसरी ऑर्गेनल्स, इसीलिए इनको सेंसरी सीलिया कहा जाता है। क्यों? दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द नियर बाय सेल्स। इनका सेंसरी से ऐसा याद रखो कि ये सिग्नल को रिसीव करती है, ठीक है। एस से सेंसरी, एस से सिग्नल, ऐसे याद रखना, ठीक। अब ये सिग्नल्स को रिसीव कर रही है एंड एक्ट एज अ एंटीना फॉर द सेल्स। एक तरीके से ये सेल्स के लिए एंटीना का भी काम करती है। कौन सी वाली सीलिया? नॉन मोटाइल सीलिया, ठीक। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है? सीलिया प्रेजेंट ऑन ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो ऑल्फैक्टरी रीजन जो है, मतलब वहाँ से हमारा पूरा जो स्मेलिंग, जो हम स्मेल कर रहे हैं, हमारा एक लोब होता है ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स की बात हो रही है एंड हेयर सेल्स, ठीक है। तो ये सीलिया जो है ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स एंड हेयर सेल्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक। क्या पढ़ा हमने? सीलिया जो है वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ज़्यादा होता है, यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो मोटाइल सीलिया होते हैं वो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फेलोपियन ट्यूब में दिखेंगे, ठीक। एक चीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन मोटाइल की, तो उसके दो नाम हमने पढ़े, सेंसरी और प्राइमरी। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्लैजिला का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि फ्लैजिला क्या बताना चाह रहा है। आइए देखिए, फ्लैजिला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एमर्जिंग थ्रू द सेल सरफेस। ये एक पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाल लंबे हैं, वो शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन था, ये लंबे बाल हैं, ठीक है। दे हेल्प इन लोकोमोशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों में काम करते हैं। फ्लैजिला जो है इसको बाप समझ लो कि मेरे पास तो एक पर्टिकुलर टेल है या मुझे ज़्यादा पैर की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही मूव कर लेता हूँ, एक ही काफ़ी है। तो और ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये भी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखें कि महान है ये चीज़, ठीक है। हेल्प इन द लोकोमोशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सीलिया सिर्फ यूकैरियोटिक और फ्लैजिला दोनों में, ठीक। अब अगर इसमें बात करें फ्लैजिला कितने टाइप्स के हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिला, these are found in numerous bacteria। obviously बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात चल रही है, तो किसके बारे में बोल रहा है? बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। These are found in the numerous bacteria such as E. coli। इसके बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, ये बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है। E. coli बैक्टीरिया, Salmonella typhi, they are helical and have a rotatory motor at the base that facilitate clockwise एंड काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। देखो क्या बोलना चाह रहा है, बहुत सारे न्यूमरस बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि क्या प्रेजेंट होता है, आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात चल रही है, उसमें उसने एग्जांपल दिया इकोलाई, सेल्मोलिना टाइफी। दे आर हेलिकल एंड हैव अ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन मतलब ऐसा, ठीक। अब एट द बेस दैट फैसिलिटेट, बेस की तरफ जो कि किस चीज में मदद करता है, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। किस चीज में हेल्प कर रहा है? बेस पे क्या है, रोटेटरी मोटर होती है जो कि एक फैसिलिटेट का मतलब उसको एक तरीके से एक हेल्प प्रोवाइड कर रही है, कौन सा मोशन करने के लिए, आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज वही होता है, ठीक। उसके बाद में दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिली, ये चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बना है तो उसका नाम है फ्लैजिलिन, ठीक। डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड नंबर्स ऑफ फ्लैजिला। देखो इनका नंबर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज, ये लाइन बोलना चाह रही है, ठीक। According to the arrangement and number of the flagella present, bacteria are classified as, देखो on the basis of arrangement number इनको इतने parts में classify किया गया है। मोनोट्राइकस मतलब सिंगल पोलर फ्लैजिलम, ठीक है। अगर
पेट्री ट्राइकस की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे, न्यूमरस, प्रोजेक्शन इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब सारे डायरेक्शन में। अभी हमने अगर एक स्पर्म सेल देखी तो हमको एक ही डायरेक्शन में एक दिख रहा है फ्लैजिला, ठीक है। यहाँ पे अगर पेट्री ट्राइकस की बात हो रही है, इसका मतलब हर जगह ऐसे ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, न्यूमरस है, बहुत सारे। एम्फीट्राइकस, टू फ्लैजिलम, मतलब दो हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ऑन ईच अपोजिट साइड। तो ये है आपका क्या, टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। पहला था मोनोट्राइकस, मतलब सिंगल, ये मैंने अभी सिंगल बताया था, जो कि हम स्पर्म सेल का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमरस, ये आपको हर डायरेक्शन में दिखेंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और ये है टू, दो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलना चाह रही है, चलिए, यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या बताना चाह रहा है, दे बीट बैक एंड फोर्थ टू ब्रिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स, अब भी हमने पढ़ा स्पर्म सेल्स के बारे में कि लोकोमोशन जो है वो स्पर्म सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किसकी वजह से है, वो फ्लैजिला की वजह से। वो कौन सी सेल है, वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू मोटाइल सीलिया। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोटाइल सीलिया से मिलता है, बट लेंथ एंड फंक्शंस डिफर। ऑब्वियसली इसका जो फंक्शन है एज कंपेयर टू क्या, सीलिया से ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है ना, इस वजह से। अब द कोर ऑफ यूकैरियोटिक, जैसे मैंने बताया था ना, सीलिया जो है वो फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू फ्लैजिला। यूकैरियोटिक, द कोर ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज कॉल्ड एन एक्सोनीम, ठीक है। अगर मैं कोर की बात करूं, ठीक है, एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला के अंदर वाला पार्ट जो है उसकी बात करूं तो उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम, ठीक है। देखो मैं आप इसको, देखो मैं इसको डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने फ्लैजिला बना दिया, ठीक, एक, और ये हो गई सेल, ठीक। अब इसका जो कोर वाला पार्ट है ना, उसको हमने क्या बोला, ये लिखा हुआ है एक्सोनीम, ठीक, इसको याद रखना है, ठीक। विच comprises microtubules when 9+2 अरेंजमेंट। ये इसका अरेंजमेंट बता रहा है, ठीक है, इस पे अभी हमको नहीं जाना है। सीधे आते हैं आर्कियल बैक्टीरिया पे। इट इज सिमिलर टू बैक्टीरियल फ्लैजिला बट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रल चैनल्स। देखो इसके पास बैक्टीरिया लाइक फ्लैजिला तो होते हैं, सिमिलर तो है उसके जैसा, ठीक है, क्या, आर्कियल फ्लैजिला, लेकिन बट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रल चैनल, इसमें सेंट्रल चैनल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से। दे आर नोन एज आर्किला, आरिला। इसको देखो बहुत सारे ना, सबके प्रोनाउंसिएशंस जो है बायोलॉजी में, कुछ लोग बहुत अलग बोलते हैं, सब ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, बहुत सारे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस रहते हैं। हमको मीनिंग और स्पेलिंग क्लियर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, ठीक है। देखो आर्किला, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि अगर मैं आर्किल फ्लैजिला की बात कर रही हूं तो ये बैक्टीरिया फ्लैजिला से सिमिलरिटी तो शो करते हैं, लेकिन एब्सेंस क्या है, सेंट्रल चैनल का है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्केला। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब कंक्लूजन है, एंडिंग पॉइंट पे हम आ गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला इज क्वाइट apparent. They differ structurally and have various पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट। वही चीज लिखी हुई है, देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अभी तो हमने सिर्फ आउटलाइन देखी है, ऐसे बहुत सारे सीलिया फ्लैजिला हम आगे देखेंगे जो कि दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी हमने लोकोमोशन देखा, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल देखा पैरामीशियम, स्पर्म सेल्स। तो ये सारी चीज़ें सिमिलर तो होते हैं, सीलिया जो है स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन लेंथ वाइज चेंजेस हैं। और अगर बात करें जिसका मूवमेंट ज़्यादा है तो मूवमेंट किसका ज़्यादा है, सीलिया का, एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। So this is all about the today's lecture. I hope you enjoyed the lecture. और next class में हम आगे के organelles के बारे में डील करेंगे। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने पे आ रहा है, उसके बाद फिर हम डिटेल जाएंगे और मैं जो है वो रिविजन करवाती रहूंगी। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कीप वॉचिंग इंस्पायर अकेडमी। थैंक यू।